सीए फाउंडेशन लॉ के अंदर आज स्टार्ट करने वाले हैं अपन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कोई मुझे बताएगा कि हमारे पूरे फाउंडेशन के अंदर लॉ में एक्ट है कितने? पांच। पांच में पहला एक्ट कौन सा है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगर सबसे ज्यादा वेटेज की मैं बात करता हूं तो पूरे फाउंडेशन के लॉ में सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो इस एक्ट का रहेगा। ठीक है, पहले ओल्ड स्कीम के अंदर इस एक्ट का, आजा बेटा बैठ जा, इस बैठ जा, इस एक्ट का जो वेटेज था उसमें से कुछ पोर्शन इंटर में भी आता था अंडर द ओल्ड स्कीम। आप जब इंटर में आओगे तो आप इंटर न्यू स्कीम में जाओगे, सो आपको वो जो एक्स्ट्रा था वो पढ़ने को कभी नहीं मिलेगा जीवन के अंदर, क्योंकि हमारे फाउंडेशन में ओल्ड स्कीम में वो है नहीं, और आप जब इंटर में आओगे तो नहीं आएगा। ठीक है, सो वन ऑफ दोज एक्ट जो फाउंडेशन ले करता है बाकी सारे एक्ट्स की। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, लॉ का वेटेज कितना है? 60 मार्क का वेटेज है आपके पास लॉ का। अप्रोक्सीमेटली 20 नंबर का ये एक्ट आएगा, अप्रोक्सीमेटली 20 नंबर का एक्ट आएगा। देन वी हैव विच एक्ट? द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये ईयर क्या सिग्निफाई करता है? जिस साल ये एक्ट पास हुआ। ठीक है, रफली 10 से 12 नंबर। देन थर्ड एक्ट है हमारे पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये तो सुना है आपने? सुना है क्या? कहां सुना है? बचपन में पढ़ा है आपने बेटा? 11th में कहा पढ़ लिया? 12th में ही आया था, ऐसे क्या कर रही है? मतलब कल को तो बोल दे छठी क्लास में पढ़ाया था हमारे को तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, this will again be somewhere around 10 number. Then you have the limited liability partnership, the LLP act of 2008। जिस साल मिरर जर्नी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टार्ट हुआ था उस साल। द LLP act of 2008, this will have a definite 5 mark का weightage। एंड द लास्ट जो आप फिलहाल पढ़ चुके हैं, द कंपनीज एक्ट 2013, this will again have a weightage of somewhere around 12 से 15 मार्क्स। ठीक है, ये जो मैंने मार्क्स आपको लिख कर दिए ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, दिस कैन ऑलवेज चेंज, दिस कैन ऑलवेज चेंज। ठीक है ना, तो इसमें से बिराज जाओ फटाफट से, यही बैठना है। तो हाँ, बैग रख दो नीचे, ऊपर मत रखना। हाँ, बहुत बड़े, एकदम प्रीमियम सीट मिली। हाँ, गोल्ड मेंबरशिप। पीछे है क्या सीट खाली? साक्षी के पास में एक है, जा भाई, तेरा डिपोर्शन कर दिया हमने, जल्दी जा, लास्ट, इधर आ जा, वहीं बैठना है, जा जल्दी जल्दी, इधर ही बैठना है, इधर शिफ्ट कर, सिट डाउन। और है क्या पीछे? ऊपर ना, वो एक्स्ट्रा 20 वाली सीट्स है, वो वहां ऐसे नहीं मिलता है, वो एक्स्ट्रा पैसे देने पे मिलती है। अभी मेरी बात सुने, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, द एलपी एक्ट, द कंपनीज एक्ट, इसके अंदर लैंग्वेज वाइज अगर मैं बात करता हूं तो लैंग्वेज वाइज जो सबसे डिफिकल्ट एक्ट लगता है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कंप्लीट लॉ विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। जो आप पूरा लॉ पढ़ोगे ना, इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको फाउंडेशन में नहीं मिलेगा, बट एट द सेम टाइम इससे ज्यादा रोने वाला सब्जेक्ट स्कोर करने के लिए दूसरा नहीं है। मतलब आप जब चारों पेपर फाउंडेशन देने जाओगे तो आप मेरे को बोलोगे सुबह सुबह, जब मैं आपको वहां पे मिलूंगा तो आप मेरे को बोलोगे सर डर लग रहा है, दिस विल बी अ फैक्ट।
रीजन बीइंग आप अपने लाइफ में पहली बार लॉ पढ़ रहे हो, आपने कंपनीज एक्ट अभी पढ़ा है, तो कंपनीज एक्ट का लैंग्वेज जो है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लेन लैंग्वेज है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, इतनी बड़ी तकलीफ नहीं आ रही। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थोड़ा सा जो लैंग्वेज है वो थोड़ा टेक्निकल है, घुमाया हुआ है। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, ये 1872 की कहानी क्या है? ये 1872 जो है, ये क्या है ईयर? कब आया था ये ईयर? 1871 के बाद आया था और 1873 से पहले आया था ये अच्छी बात है। देश आजाद कब हुआ? अरे देश आजाद कब हुआ? और ये एक्ट कब आया? कोई भी एक्ट बनता कैसे है, मतलब क्या क्या प्रोसेस क्या है इसको? पार्लियामेंट, ये क्या होता है? अरे यार मतलब तुम मस्ती कर रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ होता क्या है तो बताओ। लोकसभा, राज्यसभा, ये क्या होता है? कोई भी एक्ट को बनाने के लिए कहानी क्या हो रही है, मतलब प्रोसेस क्या होना चाहिए वो पता होना चाहिए, मैं वो बोल रहा हूँ। व्हाट हैपेंस इज, एक रफ पेपर पे, बहुत बढ़िया, एक रफ पेपर पर जिसपे आगे पीछे राइट लेफ्ट कर रखा हो, भाई एक रफ ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। मतलब जो भी रूलिंग पार्टी है वो क्या नया चीज लेकर आना चाहती है, उसके रिलेटेड एक रफ ड्राफ्ट किया जाता है कि इस पर्टिकुलर चीज के बारे में हमारा रिक्वायरमेंट है, लॉ का रिक्वायरमेंट है। दैट इज बेसिकली ड्राफ्टेड बाय, जो वहाँ पे कोर कमिटीज बैठती हैं, वो वाले सब लोग बैठकर उसको ड्राफ्ट करते हैं। वो ड्राफ्ट करने के बाद उसको प्रेजेंट किया जाता है सबसे पहले लोकसभा के अंदर, जो वो हाउस है जहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिनको हम वोट देते हैं वो पहुंचते हैं। ठीक है, वो उस बिल के ऊपर चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, उनको जो चीज़ अच्छी लगती है उसको अप्रूव कर देते हैं, जो चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती उसको वो बोलते हैं कि डिलीट करो या मॉडिफाई करो या चेंज करो। डिलीट मॉडिफाई का प्रोसेस खत्म होने तक, जब तक सारे लोग हाँ नहीं भरते तब तक उस पर चर्चा चलती रहती है। देन इफ दैट हाउस, द लोकसभा में जो एमपीज बैठे हैं वो उनको उसको पास अगर कर देते हैं, उनको लगता है सबको सेटिस्फाइड है, तो वो उसको आगे वापस कर देते हैं टू राज्यसभा। राज्यसभा पास होने के बाद में वापस सेम प्रोसेस राज्यसभा में रिपीट किया जाता है। वहाँ डिस्कशन को चेंज होता है, अगर कुछ चेंज किया गया है, राज्यसभा वाले मेंबर्स को लगता है कुछ चेंज करा गया है, तो फिर वो वापस से उसको चेंज करके किसको भेजते हैं? लोकसभा वालों को भेजते हैं। मेरी बात समझ में आती है? मेरी बात समझ में आती है आपको? पक्का? ओहो, दरिया बिछवानी है? कल से करेंगे। कहीं जगह है क्या? एक चेयर, चेयर चेयर। तो उसके ऊपर डिस्कशन है, डिस्कशन होने के बाद में उसको कहाँ भेजते हैं अपन? राज्यसभा। राज्यसभा वालों ने अगर कुछ चेंज किया तो उसको वापस से कहाँ भेज देते हैं? लोकसभा में भेजते हैं। वापस से उस चेंज पर डिस्कशन करके वो अप्रूव करते हैं, वापस राज्यसभा भेजते हैं। राज्यसभा वाले लोग खुश हैं अगर, तो उसको भेज देते हैं किसके पास में? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके पास भेज देते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेज देते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर लगता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, तो उसके ऊपर क्या कर देते हैं? साइन कर देते हैं। और जैसे ही प्रेसिडेंट साहब ने उस पर साइन कर दिए, वो बिल एक्ट बन जाता है। और उसके बाद उसको ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, जिसको हम इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल मैगजीन बोल सकते हैं, वहां पर उसको पब्लिश कर दिया जाता है और वो एक्ट नोटिफाई हो जाता है। ठीक है क्या? अब एक मस्त बात बताता हूँ इस वाले एक्ट की। ये जो एक्ट है, कौन सा एक्ट है? द कंपनीज एक्ट 2013। जो कंपनीज एक्ट 2013 था, ये चालू हुआ कंपनीज बिल 2008 से। इसका आप बिल देखोगे तो इसका बिल है 2008 का। कब का बिल है? मतलब बिल से एक्ट बनने के प्रोसेस में कितने साल लगे? सरकार चेंज हो जाती है एक पूरी। ठीक है, सो बेटा गेट खोल ले और एक चेयर ले ले, इसको इधर किसका ले, और चेयर वहां लगा लेंगे अपन।
हाँ रास्ता ब्लॉक, हाँ रख दो बस। तेरे को कहाँ जाना है? बंद कर लिया हमने तुम्हारे को अब, पिंजरे में बंद, कहीं नहीं जाना है अब, ठीक है? समझ गया तू? और दोस्त कैसा है? तेरी बॉल पे चक्का मारा था मैंने, याद रखना तू। तो ये जब एक्ट की बानी आई थी तो ये बिल चालू हुआ 2008 में। कब चालू हुआ बिल? सो कंपनीज बिल 2008 में लाया गया। जब मैंने सीए चालू किया, मैं सीए मतलब मेरा सीपीटी, मैं क्लास 12 थे मार्च 2008, और उस समय सीपीटी होता तो जस्ट आप दे सकते थे, तो मेरा सीपीटी जून 2008 था। तो हम चालू कर रहे थे, तो कंपनीज आ रहा था, तो हमारे को बोला गया कि भाई नया पढ़ने को मिलेगा। वेरी गुड, नया पढ़ने को मिलेगा, तुम पास हो गए, नया पढ़ के निकलोगे, वैल्यू क्रिएशन होगा। मैंने वेरी गुड, वैल्यू क्रिएशन होगा। सो 2008 सीपीटी चालू हुआ, जून 2008। मैं चार्टर्ड बन गया मई 2012। ये अंकल आए 2013। तो ये आपको शो करता है कि सरकार चाहे तो कितना जल्दी एक्ट को लेकर आ सकती है, और सरकार डिले करना चाहे तो उसको कितना डिले किया जा सकता है। सो एक बिल जो 2008 में हुआ, वो 2013 में जाकर एक्ट पास हुआ, और ये मानो कि 2008 में थोड़ा बहुत उस पर काम हुआ होगा, 2009 से लेकर 2012 तक उसमें भाटा कुछ फर्क नहीं पड़ा। 2013 के अंदर एमपी थे हमारे यहाँ से, सचिन पायलट, ही बिकेम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए। वो एमसीए के जैसे मिनिस्टर बने, एमसीए का उनका पोर्टफोलियो उनके पास में मिला, उन्होंने इस पर वापस से काम चालू किया, एंड विद इन हिज बिकमिंग मिनिस्टर ऑफ एमसीए, विद इन द नेक्स्ट 2 or 3 months आई बिलीव, द बिल कन्वर्टेड इनटू एन एक्ट। सो इट शोज कि काम अगर करना है तो काम कितने महीने का? 2 महीने का। बिल वापस करा, उसको और आपने ले डाउन करा और उसको आपने नोटिफाई करवा दिया। सो इट बिकेम एन एक्ट 2 से 3 महीने के अंदर। 4 साल में उसके ऊपर कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है ना? तो हमने जो पढ़ा वो बनाना पड़ा, उसके बाद से 2013 के अंदर एक्ट आ गया। सो बिल की डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? एक्ट जिस दिन पास हुआ है। जिस दिन पास कब होगा? जिस दिन प्रेसिडेंट अंकल का सिग्नेचर होगा, ऑफिशियल गैजेट में उसका पब्लिकेशन हो जाएगा। मेरी बात क्लियर है क्या सब लोगों को? अरे पक्का? 100%? ठीक है, तो बुक अब निकाले। अपन आज स्टार्ट करेंगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसके पहले थोड़ी थोड़ी सी बात कर लेता हूं मैं आपके साथ में, थोड़ी सी अपन कर चुके हैं पहले, है ना? ठीक है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे आज अपन, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टोटल एक्ट के अंदर 6 यूनिट है हमारे पास। कितने यूनिट है हमारे पास? 6 यूनिट है हमारे पास। उसमें से पहला यूनिट आज पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन। The law of contract constitutes the most important branch of mercantile or commercial law. Mercantile मतलब बिजनेस, mercantile का मतलब क्या होता है? बिजनेस, बिजनेस और कमर्शियल लॉ। इट अफेक्ट्स एवरीबडी, क्या? ठीक है, इट अफेक्ट्स एवरीबडी, more so trade, commerce and industry. It may be said as the contract is the foundation of the civilized world. The role on it into contract is governed by the Indian Contract Act. It came into force on date mark कर लेना, September 1st 1872। September 1st 1872 को ये एक्ट आया है। ठीक है, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ये भी बड़ी मस्त लाइन लिखी हुई है, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया का क्या मतलब है? पूरी इंडिया पर अप्लाई करता है, तो लिखने की जरूरत क्या है? एक्ट तो पूरी इंडिया पर ही अप्लाई करता है। अब बस बोल, किस समय? 1872 में। तो ये एक्ट 1872 थोड़ी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश आती थी क्या इतनी लोगों को 1872 के अंदर? आती तो होगी वैसे। अभी कुछ समय पहले, कुछ समय पहले की बात है, एक आर्टिकल था, कौन सा आर्टिकल? 370, जो पुष्कर से हटा लिया क्या? नहीं, अच्छा, जो स्पेशल प्रिविलेज देता था स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। किसको देता था? जम्मू एंड कश्मीर को। जहां पर जम्मू एंड कश्मीर बेसिकली पर कुछ कुछ एक्ट्स ऐसे थे जो उनके खुद के अपने चल रहे हैं, खुद के लॉ कायदे चल रहे हैं, और वो एक्ट ऐसा है जो बाकी पूरे देश में तो अप्लाई कर रहा है,
पर कहाँ अप्लाई नहीं कर रहा? जम्मू एंड कश्मीर अप्लाई नहीं कर रहा। तो हम जो भी एक्ट पढ़ते थे ना उस पर लिखा हुआ था द एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, इसके आगे एक लाइन और लिखी थी एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फिर हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर साहब है, कौन है होम मिनिस्टर, कौन है हमारे, हाँ मिस्टर अमित शाह, उन्होंने कहा है, बोले आर्टिकल 370 हटाया जाए, जम्मू एंड कश्मीर देश का अभिन्न भाग है, कोई अलग से प्रिविलेज इसको मिलेगा नहीं। और वहाँ से 370 हटाया जो स्पेशल स्टेटस दे रहा था बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर को, और वो हटते ही बाकी पूरे देश की तरह जो कानून अप्लाई करता है राजस्थान के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, वही कानून कहाँ पर भी अप्लाई करेगा? जम्मू एंड कश्मीर पे। तो आपको ऑलमोस्ट हर एक्ट के ऊपर ये लाइन जरूर मिलेगी, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। उसके आगे पहले हमेशा क्या लिखा होता है? इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है क्या? कौन कौन गया है कश्मीर? अरे एक तो लड़की भी जाकर आई। हाँ, और कौन कौन गया है कश्मीर? बस 1 and 2 एंड मी 3, बाकी नहीं गए 4। ओके, तो अगर कोई पहले कश्मीर गया होगा तो हम लोग कश्मीर में प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते थे, हमें परमिसेबल नहीं था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अगेन स्पेशल स्टेटस है जम्मू एंड कश्मीर वालों को, तो खाली वहां के जो नागरिक हैं जो JNK को बिलोंग करते हैं, खाली वही क्या कर सकते थे? परचेज कर सकते थे। क्या परचेज कर सकते थे? प्रॉपर्टी वहां पर परचेज कर सकते थे। मेरी बात समझ में आती है? वो 370 का आर्टिकल हटाया, अब अपनी इच्छा है एक पहाड़ खरीदेंगे जम्मू कश्मीर चलकर तो अपन खरीद सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं आ रही। ठीक है क्या? हाँ, बस पैसे होने चाहिए, बाकी सब ठीक है। The Act mostly deals with the general principles and rules governing contracts. The Act is divided into two parts. The first part deals with the general principle law of contract and therefore applies to all the contract irrespective of the nature. The second part deals with certain special kinds, example indemnity, guarantee, bailment and pledge and agency. मस्ती और मजाक वाली कहानी ऐसी है कि ये तो हमारे आएगा CA फाउंडेशन के अंदर, ये आना चाहिए था CA इंटर में, चुप नहीं आएगा, मस्ती करो। तो हमें खाली फाउंडेशन के अंदर सेक्शन 1 to 75 डील करना है। आपके बाद जो फाउंडेशन आएगा, मतलब बाय चांस, तो फिर ये फाउंडेशन में पढ़ना आएगा, ध्यान रखना। As a result of increasing complexities of business environment, innumerable contracts are entered into by parties in the usual course of carrying on the business. Contract is the most usual method of defining the rights and duties in business strategy. The branch of law is different from the other branches of law. क्या पढ़ना नहीं आता है तुम्हारे को? मतलब क्या है मतलब यार? बेटा प्रोसेस तो मैं धीरे धीरे बोलता हूं तो भी नहीं होता है, वो तो प्रोसेसर की तकलीफ है, क्या कर सकते हो उसको थोड़ी चेंज कर सकते कोई। आओ बढ़ो, जैसे मैं पढ़ता हूं वैसे पढ़ना आना चाहिए। भाई तुम्हारे हाथ में किताब है ना, ये पतली सी किताब है, अरे भाई पतली है पतली है, ये पढ़ने में मौत आएगी, सच्ची बता रहा हूं। तो और इस बुक को कम से कम 15 बार नहीं टिपोगे ना तब तक कुछ नहीं बैठेगा। तो 15 बार पढ़ने के लिए यू नीड टू हैव अ रीडिंग स्पीड, समझे मेरी बात को? मैं पढ़ता हूं ना, मैं पढ़ रहा हूं, मैं एक्चुअली पढ़ रहा हूं उसको, आप ये मत सोचना कि डिंग 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 हो गया, मैं वो पढ़ता हूं। तो आपको भी उस तरह से पढ़ाना आना चाहिए, डिंग फटाफट पढ़ेंगे, ठीक है ना? आओ। As a result of increasing complexities of business environment, innumerable contracts are entered with the parties in the usual course of carrying on the business. Contract is the most usual method of defining the rights and duties in business transaction. The branch of law is different from other branches of law in a very important set. But it does not prescribe so many rights and duties which the law will protect and enforce. ये रहा। Instrument contains a number of limiting principles subject to which the party may get a right and duty for themselves. The contract would be the legal principles of the contract. That basically ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, नहीं पढ़ना। अरे तेरे को मस्ती लग रही है यहां पर ऐसे काट रहा है, मैं को टाइम पास कर रहा हूं, ऐसे में काटना। एक तो इंसान कटवा रहे कि कम पढ़ना पड़े, सच्ची में काटना। मेरे बोलने की देर होनी चाहिए, टिक 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 कट जाना चाहिए, मतलब पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसको देख, एक आगे क्रॉस छोटा, एक पीछे क्रॉस छोटा, अरे काट ऐसे।
नहीं नहीं नहीं, आ जाओ। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? कुछ कुछ हम इसके ऊपर बहुत पहले, बहुत मतलब बहुत पहले बात करी थी, आज फिर करेंगे. द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H of the Indian Contract Act as an agreement enforceable by law. देखो अभी ये क्या है, बुक है. मैंने जब आपको पढ़ा था तो मैंने आपको मेरी एक शीट दी थी बहुत पहले, तो उसमें मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करते टाइम लास्ट में मैं कॉन्ट्रैक्ट पहुंचा था. सबसे पहले क्या था? सबसे पहले क्या था? ये प्रॉमिस क्या होता है? क्या होता है प्रॉमिस? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. ऑफर प्लस एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड रिजल्ट्स इनटू अ प्रॉमिस. प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस फॉर्मिंग consideration for each other results into an agreement. An agreement which is enforceable by law results into a contract. अरे ठीक है क्या सब लोग? बढ़िया. The contract consists of two essential elements: an agreement and its enforceability by law. Agreement given in section 2E of the act is defined as every promise and every set of promises forming the consideration for each other. What is consideration? Something in return. एवरी प्रॉमिस डेफिनेशन है ये. अब समझना एक बात, डेफिनेशन अगर कभी भी एग्जाम में आती है तो आपको एज इट इज उसको रिप्रोड्यूस करनी होती है, इसका ध्यान रखना. ठीक है. सो एवरी promise and every set of promise forming the consideration for each other results into and what? Agreement. To have an insight into the definition we need to understand promise. अब ये promise बता रहा है. promise की definition दे रखी है 2B के अंदर. when the person to whom the proposal, proposal का मतलब तुमने कभी प्रपोजल दिया? दिया तो दिया, एक्सेप्ट हुआ? अच्छा. when the person to whom, किसको दिया? वो तो पहले ही तूने हाँ बोलने के बाद बोल देता, हाँ तो ज्यादा ही था उस समय. when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Proposal when accepted becomes a promise. चलो याद करते हैं बचपन की बातें. मैंने, तुम रुको तो सही यार, हम जबरदस्ती स्पॉइलर स्पॉइलर खेल रहे हो मतलब. अच्छा लड़का ढूंढना पड़ेगा जो रोज क्लास में आए. कौन रोज क्लास में आएगा? अबे नालायकों, सबको आना है, ऐसे हाथ खड़ा करना है मतलब. लव्य अच्छा बच्चा है. मैंने लव्य को पूछा, लव्य विल यू तुम कह रहे हो तो, नहीं तो मेरे पास तो हैरियर ही है. लव यू विल यू बाय माई ऑडी A7 फॉर ₹10 लाख. मैंने लव यू को बोला, लव यू विल यू बाय माई ऑडी A7 फॉर ₹10 लाख. मैंने लव यू को क्या दिया है? ये ऑफर. हो, मैंने लव यू को बोला, लव यू विल यू बाय माई ऑडी A7 फॉर ₹10 लाख. लव यू ने बोला, यस सर, I am ready to buy your, कितने लव्य हैं अपने पास? नहीं है, फॉर ₹10 लाख. मैंने लव्य को यहां पर क्या दिया था? क्या दिया था? ऑफर दिया था. लव्य ने इस ऑफर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया. ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड
ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड रिजल्ट्स इनटू अ, तो एक वादा मैंने किया है, किसको किया है, क्या वादा किया है, ऑडी A7 दूंगा, और एक वादा लव्य ने मुझे किया है, क्या वादा किया है, तो आई कैन ऐसे दो प्रॉमिस हो गए। प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन। व्हाट इज कंसीडरेशन यहाँ पर, समथिंग इन रिटर्न। क्या रिटर्न में, मतलब मुझे ऑडी A7 के बदले क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 10 लाख रुपए, और लव्य को 10 लाख रुपए के बदले क्या मिल रहा है, तो प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन। मेरा वादा टू गिव ऑडी A7 इज द कंसीडरेशन फॉर लव्य गिविंग 10 लाख। अरे हाँ या ना, तो प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर रिजल्ट्स इनटू वन, रिजल्ट्स इनटू वन अग्रीमेंट। तो हमने क्या कर लिया है, एक क्या कर लिया है, एक अग्रीमेंट कर लिया। अग्रीमेंट कर लिया है मतलब जरूरी नहीं है लिखा पढ़ी करी गई हो, पेपर पे करा हो, बात करिए, विश्वास है, ठीक है ना। तो ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड रिजल्ट्स इनटू वन अग्रीमेंट, ऑफर एंड एक्सेप्ट रिजल्ट प्रॉमिस, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर रिजल्ट्स इनटू वन अग्रीमेंट। तो मैंने और लव्य ने क्या कर लिया, एक अग्रीमेंट कर लिया। किस बात का अग्रीमेंट हुआ है, मैं क्या दूंगा इसको, ऑडी A7 दूंगा, और लव्य क्या देगा उसके बदले मुझे, 10 लाख रुपए देगा। बढ़िया। The following points emerges from the above definition. When the person to whom the proposal is made signifies assent on the proposal is made to him, the proposal becomes accepted, accepted proposal becomes promise. अरे ऊपर सेम ही तो लिखा है, उसको 4 पॉइंट में बांट दिया, इतना ही तो करा इन्होंने डेफिनेशन को, देख लो स्वयं वर्ड टू वर्ड मिल जाएगा, सेम वर्ड टू वर्ड मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो अभी मैं ऐसा कटवाऊंगा नहीं ना। अच्छा, कटवाने का मतलब ये नहीं कि कोर्स में नहीं है, ओहो, कटवाने का मतलब ये नहीं कि कोर्स में नहीं है, इसका मतलब क्या है, पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। अभी प्रॉब्लम क्या होती है, ऐसी बहुत सारी जगह आपको बार बार मल्टीपल रिपीटेशन मिलेगा, तो बाद में उठकर आप आते ही यही हो कि सर ये पढ़ना है कि ये पढ़ना है, अरे पढ़ ले, कुछ भी पढ़ ले। मैंने ये 4 कटवाए क्योंकि वो डेफिनेशन 2 लाइन की दिखती है, ज्यादा कटवा बढ़िया है, अरे ठीक है ना, जितना कम पढ़ना पड़े उतना अच्छा, ओके। ये सेम 4 लाइन लिखी हुई ऊपर, when the person to whom the proposal is made, देखो when the person to whom the proposal is made, फिर signifies his assent on that proposal, signifies his assent there to the proposal, the proposal becomes accepted, the proposal becomes accepted, proposal accepted becomes promise, proposal when accepted becomes a promise। कुछ अलग नहीं लिखा है ना, इसलिए कटवाया है। अरे ठीक है ना भाई, बढ़िया, बढ़िया आदमी हो, मुझे पता है। Thus we say that an agreement is the result of the proposal made by one party to another party, that the party gives acceptance to that। मैंने नहीं बोला, जबरदस्ती नहीं। अग्रीमेंट इज ऑफर, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, मार्क कर लो। ऑफर और प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड रिजल्ट्स इनटू अ अग्रीमेंट। वैसे ये क्या निकलता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बेसिकली बिकम्स अ प्रॉमिस, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर रिजल्ट्स इनटू एन अग्रीमेंट। तो आप चाहो तो यहीं पे लिख लेना वापस से, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस रिजल्ट्स इनटू अ प्रॉमिस, और प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन रिजल्ट इनटू एन अग्रीमेंट, ठीक है ना। इस तरह का बाइफर्केशन है पूरा। एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, ये व्हाट इज एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, व्हाट इज एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। कोर्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, कोर्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। मतलब कोर्ट में जाकर केस करने से क्या मतलब होता है, केस करने की, अगर कोई पार्टी डेविएट करती है, अगर कोई पार्टी क्या करती है, डेविएट करती है, जो कहा गया अपनी बात से डेविएट अगर करती है, तो फिर उस केस में क्या होगा, आप कोर्ट जाकर उस सेम बात को क्या करा सकते हो, कोर्ट से एनफोर्स करवा सकते हो। मेरी बात समझ में आती है क्या, मतलब से फॉर एग्जांपल मैंने और लवे ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, किस बात का करा, ऑडी A7 देने के बाद करा। अब अगर मैं मना कर दूं कि ऑडी A7 नहीं दूंगा, या फिर लवे मना कर दे कि मैं 10 लाख रुपए नहीं दूंगा, तो हम दोनों में से कोई भी पार्टी कहां जा सकती है, कोर्ट जा सकती है, और कोर्ट जाकर क्या कर सकती है, कोर्ट जाकर क्या करा सकती है, केस फाइल करके उसको एनफोर्स करवा सकती है। क्लियर है क्या, अरे सब लोग,
ठीक है, फिर on elaborating the above two concepts, it is obvious that contract comprises of an agreement which is a promise or a set of reciprocal promise, that the promise is the acceptance of proposal giving rise to a binding contract. Further, section 2H requires an agreement capable of being enforceable law before it is called contract. When parties have made a binding contract, they create rights and obligation between themselves. काट दो. A agrees. सोचो, पहली क्लास, पहला पेज. नहीं, पूरा नहीं कटवाया है. हाँ, तो बोले काट दो जबरदस्ती के अंदर ही. Example 1. A agrees with B to sell car for rupees 2 lakh to B. Here A is under an obligation to give car to B and B has a right to receive the car on the payment of rupees 2 lakh, and also B is under an obligation to pay 2 lakh to A and A has right to receive 2 lakh. वो same लव्य और मेरे वाला example है. Father promises, अरे ये बढ़िया है. Father promises his son to pay him pocket allowance of rupees 500 per month. मुझे बताओ कितने लोगों को पॉकेट मनी मिलती है? थोड़ा सा हैंड रेस करो. ऐसे नहीं मांग थोड़ी रहे, कोई लेने थोड़ी आ रहे. मिलती तो मिलती है, तुम्हारे को मिलती है. कितने लोगों को पॉकेट मनी मिलती है? विधि को पॉकेट मनी मिलती है, बाकी किसी को पॉकेट मनी नहीं देते. बाकी तुम सब गरीब हो. अच्छा अच्छा, सॉरी. हाँ, और कोई पॉकेट मनी? बस सच्ची नहीं मिलती? पक्का? जब जरूरत है मिल जाती, डायरेक्ट कैसे मिल जाता है ऐसा. ठीक है, ये भी बढ़िया है. क्या? अच्छा चलो, एक बात बताओ, अभी 12वीं का रिजल्ट आ गया तुम्हारा? आ गया क्या? चलो ठीक है. दयांश, देख छक्का पड़ गया तो पड़ गया, बॉलिंग पर ऐसे रोने वाली क्या बात है इसके अंदर? दयांश को पापा ने बोला था किया कि अगर क्लास 12th में कितने परसेंट आए तेरे? तो टेंशन का ले यार, बता देगा यार. इसे क्या है मतलब, कितना है? अच्छा, दयांश को पापा ने बोला कि बेटा अगर तेरे क्लास 12th के अंदर 95% आ गए तो मैं तुझे क्या दिलाऊंगा? अबे दयांश के 95 है, गरीबों वाली बातें मत क्या करो तुम. तो मैं तुझे बुर्ज खलीफा दिला दूंगा. पापा का कॉन्फिडेंस देख रहे हो तुम दयांश पर कितना है? तो दयांश को पापा ने बोला कि अगर तेरे क्लास 12th में 95% आ गए तो मैं तुझे क्या दिला दूंगा? पापा के पास पैसे हैं, बुर्ज खलीफा आ जाएगा. ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना. अज्यूम दयांश ने क्लास 12th में 95% दयांश लेकर आ गया. बाकी जलने वाले लोग आगे बहुत बैठे हैं, तू चिंता मत कर. तो दयांश ने क्लास 12th में 95% स्कोर कर लिया. दयांश पापा के पास मार्कशीट लेकर गया. पापा पापा टिकट बुक कराओ, बुर्ज खलीफा लेने चलना है. पापा ने बोला चुपचाप सीए फाउंडेशन की पढ़ाई कर, सीए बनेगा तब लेने चलेंगे. ठीक है क्या? मेरे को बताओ, ऑफर था क्या? ऑफर था क्या? क्या था ऑफर? क्या था? क्या बिट्स दिला दी तुझे बुर्ज खलीफा? क्या क्या मतलब क्या ऑफर था? 95% लेकर आएगा तो क्या दिलाएंगे? बुर्ज खलीफा दिलाएंगे. ठीक है ना? तो ऑफर था. दयांश वाला मंजूर है, मैं पढ़ाई करूंगा, 95% लेकर आऊंगा. एक्सेप्ट कर लिया.
और एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर व्हेन एक्सेप्ट रिजल्टेंट हुआ, तो दो प्रॉमिस का इमरजेंस हुआ। दो प्रॉमिस कौन से हुए? पहला प्रॉमिस क्या है? पहला प्रॉमिस क्या है? देयांश ने वादा किया 95% लेकर आएंगे। पापा ने वादा क्या किया? बुर्ज खलीफा दिला देंगे। दिला दो तुझे बुर्ज खलीफा, है ना वो वाला सॉन्ग, वो पहले इसी पे बनने वाला था। नाउ सो एक वादा किया पापा ने देयांश को 95% पे बुर्ज खलीफा, और एक इसने वादा किया कि मैं आपको 95% ला कर दूंगा। तो प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, रिजल्ट्स इनटू वन अग्रीमेंट, रिजल्ट्स इनटू वन अग्रीमेंट। नाउ ये 95% लेकर आ गया लड़का, अपना होनार ये 95% लेकर आ गया। ये गया पापा के पास, पापा को बोला पापा 95% लो, चलो दुबई की टिकट टिकट बुक कराएं, शेख साहब से मिले, बुर्ज खलीफा खरीद ले। तो शेख साहब से मिलना पड़ेगा, तो और किससे मिलना पड़ेगा? तो पापा ने मना कर दिया, बोले चुपचाप जाकर सीए फाउंडेशन की पढ़ाई कर, अंजुल सर के पास आकर एएसआई पर, फिर जब पास हो जाएगा तब दिलाकर लेकर आऊंगा। मतलब पापा ने वादा खिलाफी कर ली। अरे है ना, क्या दयांश पापा पर जाकर केस कर सकता है? मतलब एग्रीमेंट की एनफोर्सिबिलिटी करा सकता है क्या? नहीं करा सकता। क्यों? क्यों नहीं करा सकता? केटा सोशल एग्रीमेंट क्यों नहीं करा सकता? आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन बुर्ज खलीफा चला रहे हैं, बहुत प्यार है। तो अग्रीमेंट तक की कहानी तो थी, पर वो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं था। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अग्रीमेंट को क्या होना जरूरी है? एनफोर्सेबल बाय लॉ होना जरूरी है। अगर अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा तो ही क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। मेरी बात समझ में आती है कि आपको, सब लोगों को? तो अग्रीमेंट तक की कहानी तो देयांश के साथ में है, पर ये एनफोर्सिबिलिटी वाली बात नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। बढ़िया, आगे लिखा है, father promises his son to pay him pocket allowance of rupees 500 every month, but he refuses to pay later. पापा ने बाद में मना कर दिया। The son cannot recover the same in the court of law as this is a social agreement. This is not created. This is not created with an intention to create legal relationship. तो अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जरूरी क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप होना जरूरी है। हेंस इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या सब लोग? सो law of contract deals only with such legal obligations which has resulted from agreements. Such obligations must be contractual in nature. However, some obligations are outside the purview of the law of contract. कुछ ऐसे obligations भी हैं जो status obligations हम जिनको बोलते हैं, वो outside the legal purview है contract के। अब ये पढ़ लेना, लिखा है an obligation to maintain wife and children, an order of court of law, etc. These are status obligations and so out of the scope of the contract act. ठीक है क्या? मतलब इन चीजों पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अप्लाई नहीं करता। ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन का मतलब ब्याह किया है और बच्चे हुए हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है पालन पोषण करना। देखो तुम, उल्टा नहीं लिखा है, वाइफ के लिए ऐसी बात नहीं लिखी है कि आपको पति को पालना पड़ेगा, आपको बच्चों को पालना पड़ेगा, ऐसा नहीं लिखा है। किसके लिए लिखा है ये? हस्बैंड के लिए। अबे तू क्या उंगली कर रहा है? तू कौन सा हस्बैंड है भाई? मैं पाल लूंगा। ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब कोर्ट का ऑर्डर, अगेन उस पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं करता, मतलब ऑफर एक्सेप्टेंस की बात नहीं कर सकते। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होगा अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? एनफोर्सेबिलिटी का। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होगा? एनफोर्सेबिलिटी का। अग्रीमेंट में तक में एनफोर्सेबिलिटी की बात नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? एनफोर्सेबिलिटी की बात होगी। मीनिंग एवरी प्रॉमिस
एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ठीक है, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, और यहाँ क्या है, उस अग्रीमेंट के साथ में क्या आना जरूरी है, लीगल एनफोर्सिबिलिटी आना जरूरी है। स्कोप, ऑब्वियसली बात है, अग्रीमेंट क्या है, एक वाइडर टर्म है, इट इंक्लूड्स बोथ लीगल एंड सोशल अग्रीमेंट। मतलब दयांश वाला जो मैंने एग्जांपल लिया वो अग्रीमेंट है कि अग्रीमेंट नहीं है, है, पर क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है, तो अग्रीमेंट में दोनों बातें कवर हो गई। It is a contract is used in a narrow sense with a specification that the contract is only legally enforceable agreement। एक बात ध्यान रखना, अपने एग्जाम के अंदर एक मिनिमम डिफरेंस बिटवीन आता ही आता है, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे डिफरेंस मिलेंगे आगे चलकर अपन को, पर एक मिनिमम डिफरेंस बिटवीन अपने आएगा ही आएगा। लीगल ऑब्लिगेशन, इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, अग्रीमेंट में कोई लीगल ऑब्लिगेशन की कहानी नहीं होती। एंड अग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट्स टू बी द पार्टीज, अग्रीमेंट हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको राइट्स मिले ही मिले। Contract में necessarily creates a legal obligation, a contract always grants certain rights to every parties। नेचर में all agreements are not contract, हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे जरूरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑब्वियसली, अग्रीमेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि अग्रीमेंट के बनने के बाद वाली स्टेज पर ही कॉन्ट्रैक्ट बनने की बारी आएगी। क्लियर है क्या इस बात का? बढ़िया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलता हूं मैं इसको, तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की जब बात करते हैं तो दो में बाइफर्केशन किया गया है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। पहला दिया है एज पर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कौन सा है? सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और दूसरा है हमारे, जो है तो हमारा ही, पर सेक्शन 10 ने इसके ऊपर कोई अलग से बात नहीं करी है। अरे चल जा, नहीं मान रहा, ओके। तो सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने यहां इनके ऊपर बात करी है। पहला क्या बोला है? अग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट का मतलब ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड रिजल्ट्स इनटू एन अग्रीमेंट, बुक के डेफिनेशन पे चलते हो तो आप। नेक्स्ट लिखा हुआ है फ्री कंसेंट। कंसेंट का मतलब हाँ वरना, मंजूरी। फ्री का मतलब, फ्री का मतलब फोकट में नहीं, विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी प्रेशर, ठीक है। कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज, कंपिटेंसी का मतलब कैपेबिलिटी। जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रही है वो कैसी होनी चाहिए? कैपेबल होनी चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन, दो वर्ड लिखे हैं, एक लिखा है लॉफुल, दूसरा लिखा है कंसिडरेशन। लॉफुल का मतलब, अरे लॉफुल का मतलब लीगल, कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न। लीगल ऑब्जेक्ट, लीगल ऑब्जेक्ट का मतलब जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया है, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया है, वो ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। लीगल होना चाहिए मतलब जिसको देश का कानून परमिट करता है वैसा होना चाहिए। ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? बढ़िया। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड एज पर सेक्शन 24 टू 30 एंड 56। ठीक है, मतलब अपने आगे चलकर अपने एक लिस्ट आएगी जहां लिखा हुआ है कि वॉइड, वॉइड क्या होता है बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। तो लॉ ने बता रखा है कि ये काम कर लिया अगर, तो ये इन्फोर्सेबल नहीं होगा। तो ये एज पर सेक्शन 10 है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो सबसे पहले तो आप उसको कैसे बाइफरकेट कर लोगे? दो में, एज पर सेक्शन 10, बोलो ना, एज पर सेक्शन 10 और अदर देन सेक्शन 10। ठीक है, एज पर सेक्शन 10 में कितने? 6। एज पर सेक्शन 10 में कितने? 6। पहला क्या है? अग्रीमेंट। दूसरा फ्री कंसेंट। तीसरा, चौथा, पांचवा, लास्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड बाय लॉ। ठीक है क्या? वापस से सेक्शन 10 में कितने? कितने कितने? 6 6 6 6 6। पहला क्या है? अग्रीम। पहला क्या है? पहला क्या है? पहला क्या है? पहला क्या है? दूसरा। पहला क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा कॉम्पिटेंसी पार्टी। पहला क्या है? दूसरा, तीसरा, नेक्स्ट लॉफुल, नेक्स्ट क्या है? लीगल ऑब्जेक्ट, और लास्ट क्या है? ठीक है क्या?
अरे पक्का, पक्का। पहला क्या है? दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। आंखें बंद करना जरा, खुद की करना। अलवीरा, आंखें बंद करनी है। आंखें बंद। हाँ, पहला क्या है? अग्रीमेंट। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा क्या है? फिफ्थ क्या है? सिक्स क्या है? तुम समझ रहे हो कितने होशियार हो तुम? अदर देन सेक्शन 10 कितने हैं? 5। कितने अदर देन सेक्शन 10? 5। पहला क्या लिखा है? कॉमन सेंस। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? आप खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो क्या? मतलब आज दीपांश की इच्छा हो गई सुबह उठकर कांच में देख के बोलता है विल यू बाय माय ऑडी ए7 फॉर 10 लाख। ऐसा कर सकता है क्या दीपांश? हाँ, ये कर सकता है, अनडाउटेडली है। पर ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। तो कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2। नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मतलब जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रही है उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? लीगल रिलेशनशिप एंटर करना ही ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? लीगल रिलेशनशिप करना ऑब्जेक्टिव है। थर्ड, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज मतलब अगर कोई भी साथ के अंदर कोई लीगल रिक्वायरमेंट है तो उन्होंने क्या करा है? उसको फुलफिल किया है। फोर्थ इज सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग मतलब कॉन्ट्रैक्ट शुड बी वन विच इज केपेबल ऑफ बीइंग असर्टेन, जिसका मीनिंग डिराइव किया जा सकता है। अरे बात समझ में आती है क्या? मीनिंग डिराइव किया जा सकता है मतलब सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग मतलब थोड़ा जोर से तो, वॉल्यूम बढ़ाकर। सारे टर्म्स एंड कंडीशन में स्पेसिफाई हो, ठीक है। और कुछ? सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग और कुछ? अच्छा ठीक है, एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ लव्य को बोला था लव यू विल यू बाय माय ऑडी एस एन फॉर रुपीज 10 लाख। ठीक है क्या? मेरे पास 500 ऑडी ए7 है। जलने वाले बहुत है। मेरे पास 500 ऑडी ए7 है। मैंने लव्य को बोला लव यू विल यू बाय माय ऑडी एस एन फॉर रुपीज 10 लाख। तो क्या सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग है क्या यहाँ पर? क्यों? कौन सी ऑडी ए7 बेचने की बात कर रहा हूँ ये बताया नहीं है, तो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग नहीं है। मेरी बात समझ में आती है? एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने आपको। तो कॉन्ट्रैक्ट शुड बी वन विच हैज अ सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, जिससे आप मतलब निकाल डिराइव कर सकते हो। ठीक है? अरे ठीक है ना? बढ़िया। तो एज और लास्ट लिखा हुआ है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। व्हाट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस? पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस करना पॉसिबल हो। ठीक है। अभी हमारे चिराग मोटवानी ऑफिशियल है, तो चिराग ने मिस एक्स को बोला। नाम पता? पता है? अच्छा, मिस एक्स। खुशी देख रहे हो तुम लड़के की? तुम देखो, चिराग ने मिस एक्स को बोला तू हाँ भर दे, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़कर ला दूंगा। अरे शर्मा का रहा है यार इतना? तो चिराग ने मिस एक्स को बोला
तू हाँ भर दे, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़कर ला दूंगा। ऑफर है क्या? अरे ऑफर है क्या? ऑफर है, ऑफर है। मान लो कि मिस एक्स ने हाँ भर दी। ये क्या है, कुछ सांप पाल रखे तूने, सांप जिनको जलन बहुत हो रही है, खुद से जीवन में कुछ हो नहीं पा रहा है। नाउ चिराग ने मिस एक्स को बोला कि तू हाँ भर दे, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाके दे दूंगा। मिस एक्स ने हाँ भर दी, मिस एक्स ने हाँ भर दी। ऑफर था क्या? एक्सेप्ट हो गया क्या? ऑफर व्हेन एक्सेप्ट रिजल्ट्स इनटू अ प्रॉमिस। हाँ भर दी, मिस एक्स ने बोला लाओ चांद तारे। एनफोर्सिबल है क्या? मतलब कल को ये लेकर नहीं आ पाया। प्रेशर देख रहे हो लड़के पर कितना बिल्टअप हो गया है। लेकर अगर नहीं आ पाया तो क्या मिस एक्स इस पर केस कर फाइल कर सकती है क्या? बोले चांद तारे की बात करी थी, तोड़ के छोड़ो, एक घर पे चांद पे प्लॉट भी लगा के ना दे पाया ये लड़का, तो ऐसा कर सकती है क्या? क्यों? क्योंकि जो अग्रीमेंट हुआ है वो पॉसिबल टू परफॉर्म। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जरूरी बात क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना। तो मुझे बताओ एज पर सेक्शन 10 कितने हैं? अरे कितने हैं? 6। पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? दूसरा? इधर देखना, इधर दूसरा कौन सा है? फ्री कंसेंट। तीसरा? फोर्थ? फिफ्थ? सिक्स्थ? नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड बाय लॉ। ये तो एक्सप्रेस सेक्शन 10 हो गए। अदर देन सेक्शन 10 कितने हैं? 5। अदर देन सेक्शन 10 कितने हैं? 5। पहला क्या है? दूसरा? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। थर्ड? फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। फोर्थ? सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। फिफ्थ? पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स, तो टोटल एसेंशियल कितने हो गए? 11। 6 और 5 कितने होते हैं? भगवान क्या क्या सिखाना पड़ेगा। In terms of section 10, all agreements are contract if they are made by the free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration with a lawful object and not expressly declared to be void. ये एज पर सेक्शन 10 डेफिनेशन हो गई। जो 6 पॉइंट है उस 6 पॉइंट को मर्ज करके लिख दिया एक लाइन के अंदर। ठीक है क्या? Since section 10 is not complete and exhaustive, so there are other certain sections which also contains requirement for an agreement to be enforceable. Thus, in order to create a valid contract, the following essential elements should be present. ये other than section 10 आ गए। Two parties. One cannot contract with himself. यहाँ ऊपर heading डाल लो आप चाहो तो। Other than section 10. हेडिंग डाल लो वहाँ बुक के अंदर ताकि ध्यान रहे। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग ऐसे हैं अपने यहाँ पर जिनको बुक के अंदर पेन चलाना पसंद नहीं है? अच्छा, क्यों नहीं है? तेरे को ऐसा भी लगता है कि तू लिखेगा और मिटाएगा भी सही? बहुत कॉन्फिडेंस है लोगों को आजकल, मतलब। और कौन जो नहीं चलाते पेन? क्यों? गंदी लगती है? इतनी खराब राइटिंग थोड़ी है अपनी, कोई गंदी लगने चालू जाती है। देखो एक बात समझो, मैं हमेशा बोलता हूं कि ये किताब आपकी है, आपके बाद किसी दूसरे के काम आएगी नहीं। अच्छा आएगी भी तो आपको क्या करना है? अरे है ना, तो इसको पूरी गंदी करके पढ़ना चाहिए, पूरी भर भर के। अब एक बात समझो, तुम्हारी जो किताब है उसकी प्रिंटिंग कौन से कलर की हो रखी है? और तुम्हारी पेंसिल कौन से कलर की है? अबे ब्लैक। ग्रे। बड़ा फर्क पता है तुम्हारे को नहीं, कलर के अंदर ब्लैक और ग्रे क्या होता है ना? बहुत फर्क पता है तुम्हारे को। तो ब्लैक और ब्लैक है। अब तुम पेंसिल से लिखते हो ना, अरे टाइम के बाद वो कुछ दिखेगा नहीं। तो आई जनरली सजेस्ट व्हेन यू आर रीडिंग थ्योरी, आप जब थ्योरी पढ़ रहे हो तो आपको कलरफुल होना चाहिए।
मतलब आपके पास होने चाहिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के कलर वाले पेन, जिसको आप भर दो। जो ये ब्लैक एंड व्हाइट किताब इंस्टीट्यूट ने दी है ना आपको, आपको उसको अपने जीवन की कलरफुल किताब बनानी है भाई। एक एक सिंपल एग्जांपल, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको, एक सिंपल एग्जांपल आप रिलेट करोगे। आपने अपनी स्कूल टाइम के अंदर दो तरह की कॉपी बनाई है। एक बनाई है वो कॉपी जिसमें आपने काम तमीज से तरीके से किया है, कोई ना कोई किताब ऐसी कॉपी ऐसी बनाई होगी कभी ना कभी, ठीक है। और एक वो कॉपी है जो आप, है ना, तो समझ गया ना मेरी बात। सो आप मेरे को बताओ, आप जब एग्जाम टाइम में पढ़ते हो तो कौन सी कॉपी तमीज से उठाकर पढ़ सकते हो, जिसमें आपने सुंदर सुंदर लिखा है, आपको पढ़ना भी अच्छा लगता है। वही अगर कोई घास काटी हुई कॉपी है और अभी खोलने का तो ऑटोमेटिकली इच्छा होती है कि बंद कर दो, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा, ढूंढना पड़ रहा है कि लिखा क्या है। सो व्हाट आई वांट यू इज टू मेक दिस ब्लैक एंड व्हाइट वाला किताब बढ़िया कलरफुल, ठीक है। मार्कर वार्कर का इस्तेमाल कम करो, क्योंकि वो बहुत गंदा होता है। मतलब मार्कर से मतलब ये वाला मार्कर, ऐसा ये जो होता है ना ये, हाँ हाईलाइटर, इसको मत इस्तेमाल करो, ये अननेसेसरी पेज खराब करता है मेरी नजरों के अंदर। तो इससे बढ़िया है दो चार कलरफुल पेन लिया, ब्लैक को छोड़कर, रेड ग्रीन, हाँ ऐसे, वेरी गुड, रेड ग्रीन पिंक ऑरेंज, ट्रस्ट मी, वाइट भी लाना है वो भी लिया। तो उससे क्या है, चीजें अलग अलग दिखती है, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा एट द एंड। अच्छा दूसरा, जब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं क्लास के अंदर, वो जरूर लिखो। आखिर में लॉ में क्या होगा, आपको ये कंटेंट याद नहीं आएगा। अब जैसे अगर आज मैं अभी, अगर मैं आपके आज की क्लास के आपसे पूछता हूं कि अगर मैं आपको बोलूं ऑफर, क्या बोला मैंने, ऑफर, तो ऑफर घुसते ही ऑफर के अंदर क्या लिखा था वो याद नहीं आएगा, ऑफर के अंदर घुसते क्या याद आएगा, ऑडी A7। मेरी बात समझ में आई क्या? सो दैट इज हाउ यू विल रिलेट ऑफर ऑडी A7। ऑडी A7 में क्या बात हुई थी, अब वो याद आ गया, उसके बाद आप रिवर्स गाड़ी चलाओगे। अभी आज मैं आपको बोलूं पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, हाँ, अरे मेरी बात समझ में आ रही है मैं जो कह रहा हूं। सो व्हाट यू विल रिलेट इज द एग्जांपल व्हिच आई एम गिविंग यू, ठीक है ना। तो वो आपका रिलेशनशिप डेवलप करेगा कि क्या लिखना है। मेरी बात समझो मैं जो कह रहा हूं। तो इसलिए मैं जो एग्जांपल्स आपको देता हूं ना, उसको जरूर लिखो, अपने बुक में लिखते जाओ। और समझो एक बात, आप थ्योरी पढ़ रहे हो, आपका हाथ नहीं चलेगा ना तो ये सो जाएगा, तो उसको जगाए रखने के लिए आपको हाथ चलाना जरूरी है। तो स्क्रिबल इन योर बुक, ये किताब आपकी है, आपके साथ खत्म होने के बाद रद्दी में ही जाएगी, कोई काम नहीं आने वाली आपके। अग्री फॉर दैट? अरे बिकेगी तो आई नहीं कहीं पर, रद्दी वाले के पास ही जाएगी। रद्दी क्या रुपए किलो मिलती है? 12 रुपए किलो मिलती है रद्दी। अच्छा रद्दी वाला, तेरा रद्दी वाला मेरे पास भेजना। क्या रुपए किलो रद्दी बिकती है? बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं, 4 रुपए किलो 12 रुपए किलो, मतलब एवरेज कर लेते हैं 8 रुपए किलो। किताब 1 किलो की भी नहीं है। अरे किताब 1 किलो की भी नहीं, 8 रुपए भी नहीं मिलेंगे इस किताब के बाद में। तो पढ़ पढ़ाओ ना ऐसा कि तुम्हारे काम तो आए, 8 नंबर ज्यादा तो आए कम से कम। अरे ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो स्क्रिबल गंदी करके किताब पढ़नी है, ठीक है। एंड दिस अप्लाइज टू ऑल थ्योरी विच यू विल एवर स्टडी इन योर सीए जर्नी, ठीक है। द बेस्ट वे टू रीड, टू अंडरस्टैंड, टू लर्न थ्योरी इज स्क्रिबल। मतलब इसका ना कीटे माटे मारने, लिखना तमीज से, ठीक है ना। अरे 2 पेज तो पढ़े नहीं अभी तक, कंटेंट कितना लिखना है सब करेंगे लाइफ के अंदर, सब करेंगे, चिंता मत कर। गिनती के 3 पेज पढ़े नहीं, कंटेंट कितना लिखना, अरे कंटेंट पढ़ तो सही पहले, फिर लिखने के ऊपर जाएंगे यार। सब करेंगे लाइफ में, ऐसे क्या टेंशन है। सो अदर देन सेक्शन 10, 2 parties. One cannot contract with himself. A contract involves at least 2 parties, one party making the offer and another party accepting it. A contract may be made by a natural person. Who is natural person?
नेचुरल बर्थ, अननेचुरल बर्थ क्या होता है भाई? हम सब नेचुरल पर्सन, नेचुरल। हे भगवान, भगवान के दिन वाले लोग। A contract may be made by natural persons and by other person having legal existence. Example companies, universities, मतलब जिनको लॉ ने क्रिएशन किया। अरे बचपन में पढ़ा था रियल पर्सनल, नॉमिनल पर्सनल पढ़ा था। कौन सा? नेचुरल पर्सनल। दूसरा कौन सा पढ़ा था? आर्टिफिशियल पर्सनल। अरे ठीक है क्या? तो नेचुरल पर्सनल क्या होता है और आर्टिफिशियल क्या होता है? Companies. It is necessary to remember the identity of the parties to be ascertainable. Example 4, to constitute a contract of sale, there must be two parties, seller and buyer. The seller and buyer must be two different person because a person cannot buy his own goods. In state of Gujarat versus Ramanlal S&C Company. अब ये जो नाम दे रखा है ना, देखो ये क्या है, कोई बताएगा क्या मेरे को? क्या है ये? पढ़ा है आपने केस लॉ पहले? होता क्या है केस लॉ में? मतलब ये अंकल कोर्ट गए होंगे, कोर्ट में इन्होंने लड़ाई लड़ी होगी, फिर जजमेंट दिया होगा कोर्ट में जज अंकल ने। तो जज अंकल ने क्या जजमेंट दिया वो आ रखा है इसके ऊपर। वो जजमेंट कई बार एज इट इज हम केस के अंदर अप्लाई कर लेते हैं। When on dissolution of a partnership, the asset of the firm were divided among the partners. The sales tax officer wanted to tax this transaction. पार्टनरशिप फर्म ने अपने एसेट्स को क्या कर लिया? आपस में बांट लिया। ऐसा होता भी है। मैंने पढ़ा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अरे पढ़ा था ना। एक अकाउंट खोलते हो, कौन सा अकाउंट खोलते हो? रियलाइजेशन अकाउंट खोलते हो। उसमें टू सन्ड्री एसेट, वाई सन्ड्री लाइबिलिटी, सारे एसेट ट्रांसफर कर दिए, सारे लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दिया। ऐसा करते थे क्या? अभी सपोज करो ये बिल्डिंग और लाइफ सब ट्रांसफर कर लिया, मैंने बोला बिल्डिंग मुझे चाहिए, मैं पार्टनर हूँ, तो मैं बिल्डिंग लेके जा सकता हूँ। एंट्री क्या करता है? मैं पार्टनर अंजुल वांट्स टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट बुक वैल्यू, 10 लाख रुपए की बिल्डिंग है। पानी की बोतल लाए वैसे, ढक्कन खोले से पानी भरे डूब मरो। पार्टनर एसेट लेके जा रहा है तो उससे पैसे मांगोगे या उसको दोगे? उससे पैसे मांगते हो तुम? पैसे मांगोगे तो कैपिटल अकाउंट को बढ़ाओगे कि कम करोगे? पैसे मांगते हो तो कैपिटल अकाउंट को बढ़ाओगे कि कम करोगे? कैपिटल को कम करना है तो डेबिट करोगे क्रेडिट करोगे? डेबिट। तो अंजुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अरे याद आता है क्या ऐसा कुछ? कुछ लोग डिस्कस करें, अच्छा ऐसा भी था क्या? पता ही नहीं। हाँ। So, when on dissolution of partnership, the asset of the firm were divided among the partners, the sales tax officer wanted to tax this transaction. सेल्स टैक्स ऑफिसर ने बोला कि तुम लेके जा रहे हो एसेट, मैं इस पर टैक्स लगाऊंगा। It was held that it was not a sale. The partners being joint owners of those asset cannot be both buyer and seller. जो एसेट है, जो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी होती है, वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बेसिकली होती किसकी है? पार्टनर्स की होती है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का कोई लीगल स्टेटस होता है क्या? चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड लीगल पॉइंट ऑफ व्यू? सेम। पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म अलग अलग नहीं है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म अलग से लीगल एंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता। बढ़िया। तो क्योंकि पार्टनर्स हैं, वो खुद जॉइंट ओनर्स हैं, तो वो अगर लेके जा रहे हैं असेट, तो यहाँ पर कोई सेल नहीं हो रही, तो वो टैक्स नहीं लगेगा। पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। There must be an intention on the part of the parties to create legal relationship between them. Social or domestic type of agreements are not enforceable in the court of law, and hence they do not result into contracts. जो parties हैं उनका intention कैसा होना चाहिए? Legal relationship create करना उनका intention होना चाहिए। Social or domestic type of agreement are not enforceable in court of law, and hence they do not result into contract. Social और domestic जो है वो actual agreements नहीं है। एग्जाम्पल 5 लिखा है, आप चाहो तो साइड में यहाँ पे वो एग्जाम्पल भी लिख लो। किसको दिलाया था मैंने अभी? दयांश को। हाँ तो लिख लो, दयांश पापा 95% बुर्ज खलीफा। दयांश पापा 95% बुर्ज खलीफा।
देयांश, नाम छाप दिया तेरी किताब के अंदर, हर एक की किताब में, याद रहेगा तू, फेमस हो रहा है, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, देख ले। गया क्या दुबई तू? हाँ तो अच्छा, अब खरीदने का प्रोग्राम अब है, हाँ, जाना पड़ेगा ना, अब ठीक है। छलक बता रहा तेरे को कब जाना है ना, परमिशन दे दी है इसने तेरे को। एग्जाम्पल 5, क्या क्या बोला? एग्जाम्पल 5, a husband agreed to pay to his wife certain amount as maintenance every month while he was abroad. Husband failed to pay the promised amount. मतलब देखो तुम, बकरी का मतलब हाँ, बलि का बकरा, हस्बैंड ही बनना है। तो हंस क्या रहा है? तेरा भी आएगा जीवन ऐसे। A husband agreed to pay to his wife certain amount as maintenance every month while he was abroad. Husband failed to pay द promised amount. अभी क्या था, केस लॉ है बैल्फर वर्सेस बैल्फर का, बहुत फेमस केस लॉ है। मिस्टर बैल्फर जो थे, उन्होंने अपनी वाइफ मिसेस बैल्फर को बोला कि तू मेरे को विदेश जाने दे, मैं वहां छापूंगा पाउंड के अंदर, तेरे को भेजूंगा पाउंड के अंदर, तू पाउंड में पैसे उड़ाना। मिसेस बैल्फर खुश हो गई, बोले वाह जा, पाउंड भेज देना। तो हस्बैंड वाइफ के बीच में बात क्या हुई कि हस्बैंड जाएगा अब्रॉड, तो बीवी ने परमिशन दी अब्रॉड जाने की, उसके बदले वादा क्या किया गया? पाउंड भेजने का वादा किया गया। हस्बैंड गया विदेश, बीवी को गया भूल, और पाउंड उसने नहीं भेजे, बीवी ने किया केस। अभी देखो क्या हुआ। वाइफ सूड हिम फॉर द रिकवरी, सूड मतलब wife sued him for the recovery of the amount. Here in this case, wife could not recover it as it was a social agreement and the parties did not intend to create any legal relationship. मजे, हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या एंटर था? ये सोशल अग्रीमेंट था, तो ये कोर्ट में इन्फोर्सिबल नहीं था। अरे बात समझ में आती है क्या? तो मिस्टर वेलफर बच गए। एग्जाम्पल 6, लेखपाल प्रोमिसेस टू पे, अभी ध्यान से पढ़ना, और तुम चाहो तो लेखपाल जी की जगह अपने पापा का नाम लिख सकते हो। तो लेखपाल promises to pay 5 lakh to his son if the son passes CA exam. On passing the exam, the son claims the money. Hence, the son could not recover it as it was a social agreement. Recover नहीं कर सकते। Example 7. A sold goods to B on a condition that he must pay for the amount of goods within 30 days. Here A intended to create the legal relationship with B. Hence the same as contract. On failure by B for making a payment on due date, A can sue him in the court of law. ठीक है, यहाँ लीगल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। 5 और 6 में क्या है? सोशल रिलेशनशिप है, तो ये एनफोर्सिएबल नहीं होने वाला। यहां क्या है? लीगल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, तो ये एनफोर्सिएबल रहेगा। मेरी बात समझ में आती है क्या? और सब लोगों को पक्का? अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस, कुछ अलग अलग केसेस के अंदर अलग अलग फॉर्मेलिटीज और हो सकती है। A contract may be written or spoken. As to the legal effect, there is no difference between a written contract and contract made by word of mouth. हमारे नजरों में कोई फर्क नहीं है कि रिटर्न है कि ओरल है। But in the interest of the parties, the contract must be written. In case of certain contracts, some other formalities have to be complied with to make an agreement legally enforceable. For example, contract of insurance is not valid except as a written contract. Further, in case of certain contracts, registration of contract under the law which is in force at the time is essential for it to be valid. Example in the case of immovable property. अभी say for example, मुझे ये बिल्डिंग बेचनी है, ठीक है, तो मैंने बिल्डिंग बेचने का वादा किया अनीश के साथ, ठीक है, तो मैंने बिल्डिंग बेचने की बात करी अनीश के साथ में कि मैं बिल्डिंग सेल करना चाहता हूँ। अनीश ने बोला डन डन डन, बिल्डिंग में खरीद लूंगा, 50 करोड़ रुपए में बिल्डिंग का डील डन हुई। इसने 50 करोड़ देने का वादा किया, मैंने बिल्डिंग देने का वादा किया, तो उन्होंने साइन पेपर अग्रीमेंट कर लिया। पर क्या सिर्फ इतना करने से और उसने 50 करोड़ दे भी दिए, मैं ताला चाबी भी दे दिया,
सब कर लिया, पर क्या इतना करने से अनीश इस बिल्डिंग का मालिक बन जाएगा क्या? नहीं, इसको उस बिल्डिंग को क्या कराना पड़ेगा? अपने नाम पर रजिस्टर कराना, रजिस्ट्री बोलते रजिस्ट्री, वो करानी पड़ेगी। ठीक है क्या? एक्ट है इसका अपने पास टोपा 1882, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ठीक है, टोपा 1882, अरे नहीं लिखना रे, ऐसे ही ऐसे ही, क्या काम आना है, टोपा 1882। तो वो अलग से एक्ट है भाई। अगर आप इमूवेबल परचेज सेल कर रहे हो तो आपके लिए जरूरी बात क्या है? आपके लिए जरूरी बात क्या है कि आपको उसको क्या कराना पड़ेगा? रजिस्टर। ये एग्जांपल बेसिकली क्या है? अदर फॉर्मेलिटीज, अगर कोई पर्टिकुलर केस है तो उसमें आपको अदर करना पड़ेगा। जैसे इंश्योरेंस का अगर कॉन्ट्रैक्ट है, किसका कॉन्ट्रैक्ट है? मैंने आपको बोला था इंश्योरेंस के बारे में पता करके आना, पता करके आए तुम? अरे क्या करना है, ठीक है चलो। इंश्योरेंस का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो कंपलसरी वो राइटिंग में होना जरूरी है, ओरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। तो अगर किसी दूसरे लॉ ने कोई दूसरी बात करी है तो उसको भी आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। Thus, where there is a statutory requirement that any contract to be made in writing or in presence of witness or any law relating to the registration of document must be complied with. अगर कोई दूसरे एक्ट ने कोई दूसरी बात करी है तो आपको उसको भी कंप्लाई करना पड़ेगा। Certainty of meaning. The agreement must be certain and not vague or indefinite. Agreement कैसा होना चाहिए? Certain होना चाहिए। मतलब, अरे मतलब अग्रीमेंट सर्टेन होना चाहिए मतलब? ओहो, आई डोंट लाइक इधर उधर की बकवास। अच्छा, और ठीक है, बढ़िया बात है। अच्छा, किसी के यहाँ पर अपने ग्रोसरी का बिजनेस है क्या? ओके, क्या क्या बेचते हैं अपन? सब बेचते हैं, ठीक है। तो अंजलि की सऊदी वालों के पास भी तेल की दुकान ही है। मजे आ रहे हैं जीवन के अंदर। वो तेल की दुकान कर करते कहाँ पहुंच गए? तो अंजलि की तेल की दुकान है। तो घबरा के, और ये है तो है बहाना, इतना पैसा संभाला नहीं जा रहा, पर कोई बात नहीं। नाउ किसी का यहाँ पर केटरिंग का बिजनेस है क्या? रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, केटरिंग, मिठाई की दुकान, सब तेरे पास ही है। चुपचाप रहते हैं लोग, बोले बोलना ही नहीं है। क्या चीज का है? मिठाई की दुकान है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अंजलि की तेल की दुकान है, और छवि CHH, ओके, छवि की, तुम राइटिंग देख रहे हो कितनी सुंदर है। तुम्हें हिंदी लिखनी नहीं आती होगी अभी तो? तुम सुन लो रे यार, हिंदी हिंदी। अंजलि की तेल की दुकान है और छवि की मिठाई की दुकान है। छवि अंजलि से ही हमेशा मिठाई बनाने के लिए जो तेल गांव में आता है वो हमेशा इसी से लेके आती है, इसी की दुकान से आता है। गिरल था। इसका इसका कचौड़ी कचौड़ी दुकान। बिजनेस चेंज है ना, हाँ। अरे तो मेरे को क्या पता यार, कोई मैंने कोई मिठाई का वो की। तो अंजलि की तेल की दुकान है और छवि हमारे कचौड़े की दुकान है, ठीक है ना? अरे यार मानने देना यार, 2 मिनट यार, तो रुक जाना यार। खिला देगी कचौड़ी भी, खिला देगी, तो चिंता मत कर। नाउ यहाँ दुकान खोली नहीं, लुटेरे पहले आ गए, बोले मावा वाली कचौड़ी खिला। नाउ अरे सुन लो रे। नाउ छवि ने अंजलि को फोन करके बोला 2 पीपे तेल के भेज देना।
दो पीपे, अरे पीपे तो जानते हो तुम, ऐसा अंग्रेज थोड़ी बन रहे हो कोई। दो पीपे तेल के भेज देना और फोन टप। क्या कॉन्ट्रैक्ट सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग डिराइव करता है? नहीं करता, नहीं करता। क्यों? कौन से पीपे ये बताया नहीं है, कौन सी पीपे बताया नहीं है। अभी जो अंजलि की तेल की दुकान है, तो ये तेल की दुकान कौन कौन से तेल बेचेगी बेटा? बोल बोल। ग्राउंडनट, मूंगफली का तेल, मूंगफली का। हाँ, और कौन सा? सोया ऑयल, ओके। और मस्टर्ड, मस्टर्ड, हाँ सरसों का तेल आ गया, मस्टर्ड। और रिफाइंड ऑयल। ये रिफाइंड ऑयल क्या होता है? तो ग्राउंडनट खाने में तो काम आता है। सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट भी रख लो, आंवले का तेल। लो फिर, बस बहुत है, बस बस बस। नाउ, नाउ अंजलि की दुकान पर ग्राउंडनट, सोया, मस्टर्ड, रिफाइंड ऑलिव, कोकोनट, क्रूड ऑयल, ये सब मिलता है। अरे हाँ, डीजल पेट्रोल भी बेचती है रे यार ये यार। नाउ छवि ने फोन किया और फोन करके बोला दो पिप्पे तेल के भेज देना, दो पिप्पे तेल के भेज देना। क्या कॉन्ट्रैक्ट सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग डिराइव करता है? नहीं करता। क्यों? कौन से तेल के पीपे भेजने हैं ये स्पेसिफाई नहीं कर रखा, तो कॉन्ट्रैक्ट सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग नहीं है। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। अरे ठीक है क्या? अरे बात समझ में आती है क्या? बट सपोज करो छवि इज अ रेगुलर कस्टमर ऑफ अंजलि पिछले 15 साल से, 25 साल से, 45 साल से। इनको देखकर इनकी उम्र पे मत जाओ, इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता नहीं पड़ता। तो 45 साल से छवि अंजलि की दुकान से ही ऑयल मंगवाती है, रेगुलर कस्टमर। ठीक है। नाउ अंजलि को पता है कि छवि हमेशा, बेटा कौन सा तेल काम में लेना कचौड़ी बनाने के लिए? कचौड़ी खाओ, पेट्रोल निकालो, है। इधर इधर इधर, सो इधर इधर, वापस 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 इधर। नाउ छवि पिछले 45 साल से, 45 ईयर से अंजलि की दुकान से ही ऑयल खरीद रही है, और मूंगफली के तेल में ये हमेशा कचौड़ी ले, मतलब शी इज अ रेगुलर बायर ऑफ ग्राउंडनट ऑयल। छवि ने फोन किया, बोला दो पीपे तेल के भेज देना और फोन, हाँ डब। क्या कॉन्ट्रैक्ट सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग डिराइव करता है कि नहीं करता है? करता है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ट्रांजेक्शन से पता है तेल के पीपे मंगा रही, तो कौन से मंगा रही है? ग्राउंडनट ऑयल ही मंगा रही है। बात समझ में आती है क्या? सो A agrees, example 8 में लिखा है, A agrees to sell to B 100 tons of oil. There is nothing certain in order to show what kind of oil was intended for. कौन सा तेल बेच रही है ये बताया नहीं था, तो कॉन्ट्रैक्ट सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग नहीं है। XYZ agreed to lease the land to Mr. A for indefinite year. Indefinite year मतलब ईयर स्पेसिफाई नहीं कर रखे। द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड एज द पीरियड ऑफ लीज इज नॉट मेंशन। आपको बताना जरूरी है कि कितने साल के लिए आप लीज पर दे रहे हो। 5. Possibility of performance of an agreement. The terms of agreement should be capable of performance. An agreement to do an act impossible itself cannot be enforced. लिख लो वापस से यहाँ पर, चिराग से काम थोड़ी चलेगा। उसके, अरे हाँ, उसके बाद में से एक्स भी है, ऐसे भूलो मत चिराग के साथ में से एक्स को तुम। और फिर साथ में क्या लिखना? और चांद तारे।
एग्जाम्पल 10, A agrees with B to discover treasure by magic. खुल जा सिम सिम. The agreement cannot be enforced as it is not possible to be performed. और तुमने पिक्चर देखी क्या मम्मी, द मम्मी, द मम्मी, द मम्मी रिटर्न्स, देखिए क्या? कितने लोगों ने नहीं देखी द मम्मी रिटर्न्स? क्या करा तुमने जीवन में फिर? नहीं देखी? कभी कभी भी अगर ऐसा मौका लगे, स्टार प्लस पे आती है, स्टार प्लस पे आती भी है भाई, अगली बार आए तो ग्रुप पे मैसेज कर देना मम्मी आ रही है देख लो. तो उसमें वो एक वो लेके आते हैं द बुक ऑफ द डेड. वो बुक ऑफ द डेड खोलते हैं, डिंग 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 पढ़ते हैं, आंटी जिंदा हो जाती है ना? तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है. The agreement cannot be enforced, that is not possible to be performed. उसने बोला मैं 5,000 रुपए दे दे, मैं जादू से खजाना ढूंढ के लेकर आऊंगा. ऐसा पॉसिबल नहीं है. एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी क्या क्या है? देखो तो अपन वापस एक बार बात करते हैं. एज पर सेक्शन 10 था, अदर देन सेक्शन 10 है. एज पर सेक्शन 10 कितने पेज नहीं पलटा? कितने? 6. पहला क्या था? दूसरा? तीसरा? वेरी गुड. अदर देन सेक्शन 10 कितने? 5. कौन सा? अदर फॉर्मेलिटीज. फिर सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग. और फिफ्थ? बढ़िया. तो ये देखो यही इन्होंने इस तरह का एक गोला बनाकर लिख दिया है. नाउ दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ हाउ टू प्रेजेंट एन आंसर. प्लीज अंडरस्टैंड, जब आप थ्योरी लिख रहे हो तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है. दूसरा पेज भरने की कला. दूसरा जो सेम चीज आती है उसको किस तरह से डिफरेंटली प्रेजेंट किया जाए सो दैट इट हिट्स द आईज ऑफ द एग्जामिनर. ठीक है ना? देखो ये बहुत बड़े तरीका है. गोला बनाना आता है तुम्हारा? गोला आता है? देखो मैं बना के दिखाता हूं. गोला. ऐसा तुम्हारे को भी आना चाहिए बनाना. क्या गोला बनाया तुम, देखो मतलब. समझे तुम? अरे गोला नहीं आए बनाना कोई बात नहीं, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं. मतलब गोला मतलब सर्कल. और क्या होता भाई? गोला नहीं बना सर्कल बनाएंगे? अरे यार भाई बेसिकली कहानी कैसे, मैं जो कहना चाहता हूँ समझो कि फ्री हैंड बनाना मतलब समय बर्बाद नहीं करना है, पर आपको अलग अलग तरीके आने चाहिए बनाने के लिए, प्रेजेंट करने के. जैसे इसने देखो बड़ी ईमानदारी से देखो कुछ नहीं किया. ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लिखा है और इसके ये 11 उसके सर्कल के पेरिफेरी में लिख दिए. अभी इमेजिन अगर आप अपनी कॉपी में इसको बनाओगे तो आप सिर्फ हेडिंग लिखने के आधा पौना पेज भर दिए. समझे मेरी बात? अरे इतू से गोला थोड़ी बनेगा. गोले में गोला. अब यहां आप जब लिखना चालू करोगे इसके साइड में तो दीज विल बी डोनट. तो आप इसके अंदर आप आराम से फिलअप कर दोगे भाई. मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपका गोला थोड़ा बड़ा बनेगा कि लिखने को जगह तो चाहिए आपको. तो अरे गोला बनाने आता, कंपास ले जाना रे. यू नो कंपास, वो जिसे तुमने चुबाया ऐसे ऐसे करके, है ना वो वाला. हाँ तो आपको अलग अलग तरीके, मतलब आपने सोचे होने चाहिए कम से कम 10 तरीके कि मैं अपना आंसर कैसे प्रेजेंट करूंगा. आपके पास मिनिमम 10 तरीके होने चाहिए कि मैं डिफरेंटली अपना आंसर कैसे प्रेजेंट करने वाला हूं. इट्स अ वेरी गुड वे टू फिल अप द स्पेस एंड टू शो एन एग्जामिनर कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूं, क्रिएटिव आदमी हूं, मुझे बहुत कुछ आता है. ठीक है ना? चलिए सेक्शन 10 के ऊपर अपन बात कल करेंगे. अदर देन सेक्शन 10 अपन ने आज कर लिया. ठीक है? कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी लाइन जो आपको समझ में
नहीं आती। ऐसी कोई चीज है क्या? पक्का नहीं? सब लोग? बढ़िया, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।